इनके पास कोई सबूत है ही नहीं, ना किसी ने किसी को मिलवाया, ना कोई कहीं पर गया। अरे जब आपके पास सबूत है तो आप मीडिया के सामने भी रख सकते हो, आप कोर्ट के सामने रख सकते हो। जब 8 महीने पहले आपके पास कोई सबूत है या किसी ने कहा तो 8 महीने बाद क्यों? पूर्णता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना से ही ये कार्य किया जा रहा है। दिल्ली सरकार जो आबकारी नीति लेके आई थी, जो कुछ दुकानें थी उनको सरकार ने उनको प्राइवेटाइज किया, कुछ उनको सहूलियत दी व्यापार करने के लिए, एक शराब के जो उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाई उन्होंने, और इसको सरकार को करोड़ों रुपए की इससे आमदनी हुई, मतलब लेकिन इनकी कालाबाजारी रुक गई, इसलिए इन्होंने इसको घोटाला बता दिया। सत्येंद्र जी का जैसे ही इन्होंने देखा कि दिल्ली में इतना सब कुछ फेमस हो रहे हैं, बढ़ रहा है, तो उन्होंने सत्येंद्र जी के खिलाफ एक फर्जी 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस लेके आ गई ईडी। जैसे कि अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो शिक्षा मंत्री जी को जेल में डाला गया, स्वास्थ्य मंत्री जी सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया, तो क्या ये एक साजिश है? ये पूर्णता से एक साजिश है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इतने कम समय में तरक्की कर रही है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, द जेन्युइन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा के साथ आए हैं। हमारे बीच मौजूद हैं विवेक जैन जी, जो कि उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड प्रांत से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी। आज मेरे पास कई सवाल हैं जो कि इस समय लेटेस्ट चल रहा है संजय जी की गिरफ्तारी को लेकर के, और संजय जी की गिरफ्तारी को लेकर के इसलिए इतना हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि संजय जी नॉर्मल नेता नहीं है, वो एक कद्दावर नेता है, और उनकी जो इस समय इमेज है वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे है। तो मैं संजय जी के सवालों के साथ ये भी जानना चाहूँगा कि ये दिल्ली आबकारी नीति 2021 ये विवाद है क्या? सबसे पहले तो मैं आपके जेन्युइन न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं, और आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा ये चैनल चला रहे हैं और लोगों के पास सारी जो न्यूज़ होती है वो पहुंचा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो आप जो आबकारी नीति के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आबकारी नीति को तो भाजपाइयों ने इतना बड़ा चढ़ा कर रख दिया है कि घोटाला है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, और ये सिर्फ इन्होंने मीडिया को हाईजैक करके सब बवाल एक बना दिया है। मतलब ये राजनीतिक दुरुपयोग चल रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग चल रहा है। पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें चलती थी, इस मामले में इनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाया जा रहा है। तो इस पे संजय सिंह जी का जो पक्ष है उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको मैं बताऊँ कि ये सब जो भी है ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। अच्छा, हाँ। मैं आपको बता दूं कि जब सिसोदिया जी का केस चल रहा है, अभी सिसोदिया जी को जब जेल में डाला है उन्होंने, और वो भी बिल्कुल गलत तरीके से, अवैध रूप से उनको डाल रखा है, और इसमें कोर्ट ने भी 2 बार ईडी को फटकार लगाई है कि आप मीडिया में यहाँ पर कुछ भी बोलते हो, यहाँ वहाँ आप सारी बातें करते हो, लेकिन कोर्ट में आप सबूत क्यों पेश नहीं करते हो? तो इनके पास कोई सबूत है ही नहीं, ना किसी ने किसी को मिलवाया, ना कोई कहीं पर गया। अरे जब आपके पास सबूत है तो आप मीडिया के सामने भी रख सकते हो, आप कोर्ट के सामने रख सकते हो। और 8 महीने पुराना आपने पहले सिसोदिया जी पे कार्रवाई की है, अब संजय सिंह जी के पास आज आप कार्रवाई करने 8 महीने से आप क्या कर रहे थे? तो आपके पास पहले ये सबूत नहीं थे। तो इससे ये साबित होता है कि राजनीतिक दुरुपयोग है और शक के आधार पर गिरफ्तारी हो। ये तो पूर्णता से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना से ही ये कार्य किया जा रहा है। और जो आबकारी नीति है, दिल्ली सरकार जो आबकारी नीति लेके आई थी, ये कालाबाजारी को रोकने के लिए, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये नीति लेके आई थी। और इसमें जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो कालाबाजारी कर रहे थे, वो भाजपा के लोग कर रहे थे। तो जब वो सरकार नीति लेके आई, उन्होंने अच्छा कार्य किया, उन्होंने जो कुछ दुकानें थी उनको सरकारी उनको प्राइवेटाइज किया, कुछ उनको सहूलियत दी व्यापार करने के लिए,
एक शराब के जो उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाई उन्होंने, और इसको सरकार को करोड़ों रुपए की इससे आमदनी हुई, मतलब लेकिन इनकी कालाबाजारी रुक गई, इसलिए इन्होंने इसको घोटाला बता दिया। तो मतलब एक प्रकार से शराब की नीति में प्राइवेटाइजेशन हुआ। हाँ, इसका विरोध बीजेपी सरकार कर रही है। इसका विरोध नहीं कर रही है, वो भ्रष्टाचार और कालाबाजारी भाजपा के जो बैठे हुए लोग थे पुरानी अच्छा, नीति से, जब वो नहीं कर पाए, इसलिए जब दिल्ली आबकारी नीति बनी थी, हाँ जी। तो क्या एलजी के सिग्नेचर तो लिया गया ही होगा, उनसे अनुमति के बगैर तो कोई नीति पालन हाँ, नहीं नीति होगा। उन्होंने एलजी के पास जाती है, एलजी साइन करते हैं, तो पहले जो भी उन्होंने बन- विरोध तो किया ना होगा, साइन करते समय विरोध तो किया नहीं। उन्होंने ही साइन करके भेजी है, दिल्ली सरकार ने उनको भेजी है, उन्होंने साइन करके लागू कराई। अब वो जांच करा रहे हैं, जांच कराने के बाद उनके अभी तक कोई सबूत लेके नहीं आए। मैं बता दूं आपको, आप भी मीडिया से हैं, आप लोगों के पास भी मीडिया भी तो सारी जगह पहुंच जाती है, आप लोगों के पास कोई सबूत आया अभी तक निकल के? नहीं, अभी तो शक के आधार पे ही देखा जा रहा तो है। सकी के आधार पर ये और सब कर मनीष रहे हैं। सिसोदिया जी जो कि काफी समय हो, अच्छा सत्येंद्र जैन जी का भी क्या वो भी शराब नीति के घोटाले में? सत्येंद्र जी का शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। सत्येंद्र जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कोरोना काल में जब लोग बाग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, सत्येंद्र जी ने कोरोना काल में जाके वो खुद वहाँ पर लोगों के इलाज के लिए गए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई। सत्येंद्र जी का जैसे ही इन्होंने देखा कि दिल्ली में इतना सब कुछ फेमस हो रहे हैं, बढ़ रहा है, तो उन्होंने सत्येंद्र जी के खिलाफ एक फर्जी 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस लेके आ गई ईडी। उससे पहले सीबीआई ने भी उनको प्रोटेक्शन ऑफ तो आपके कहने का मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खासकर उनकी विशेष योजनाएं मानी जाती जिसकी पूरे देश में तारीफ होती है। तो शिक्षा मंत्री जी को जेल में डाला गया, स्वास्थ्य मंत्री जी सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया, तो क्या ये एक साजिश है? ये पूर्णतः से एक साजिश है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इतने कम समय में तरक्की कर रही है, आपको मैं बता दूं 2012 में पार्टी का जन्म हुआ, पार्टी उभर के आई अन्ना आंदोलन के बाद से, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार भाजपा को बहुत बुरी तरीके से हराया चुनाव। और आपको मैं बता दूं कि उसके बाद हम लोग फिर पंजाब चुनाव भी हम लोगों ने उसी समय लड़ा, फिर हम मुख्य विपक्षी दल बन के आए पंजाब में, और उसके बाद हम लोग अभी 2022 में हम लोगों ने पंजाब में सरकार बनाई। रिसेंट में ही हम लोगों ने गुजरात में चुनाव लड़ा, गुजरात में हम लोगों को 13% वोट मिले और 5 हम लोगों को सीटें मिली। गोवा में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 2 सीटें हम लोगों को गोवा में मिली। और उसके बाद अभी आप देखेंगे कुछ महीने पहले ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उनको घोषित किया। तो इस सब के बीच में हड़बड़ा गए कि आम आदमी पार्टी इतने जल्दी इतना उठ रही है। हाँ, और ये डर तो आपने सही बताया। बीच में मैंने सुना था कि जब संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी ने काफ़ी शोर मचाया था, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से काफ़ी शोर मचाया जा रहा था कि 2024 में रण होगा या महासंग्राम होगा तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे टकराव होगा केजरीवाल जी से। तो कहीं ये डर भी तो नहीं आ गई कि हो सकता है कि अगला दावेदार, देश का प्रबल दावेदार अरविंद केजरीवाल जी हो सकते हैं? देखो, अरविंद केजरीवाल जी से भाजपा हमेशा से डरती हुई आई है, और जिस प्रकार से 15 साल से ये लोग एमसीडी में बैठे हुए थे, और उसके बाद यहाँ पे उनका जब सुपड़ा साफ किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो ये लोग और डर गए। और आपने जो 2024 की बात की है, तो अब हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में हम लोग सम्मिलित हो गए हैं, और जो भी इंडिया गठबंधन फेस लॉन्च करेगा तो उस पर हम लोग जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल तो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता थे, हैं और रहेंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं कि संजय सिंह जी इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे हैं जिनके ऊपर काफ़ी दायित्व दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। चेहरों का निर्धारण या फिर आपस में तालमेल बैठाने का काम संजय सिंह के ऊपर दिया गया है। तो क्या यही वजह है कि इस समय सटीक सही समय था संजय सिंह को गिरफ्तार करना? देखो, संजय सिंह जी निरंतर जमीन पर काम करते हुए आ रहे हैं। संजय सिंह जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आंदोलन से निकले हुए, आंदोलन की भट्टी से निकले हुए नेता हैं। वो सुल्तानपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर उन्होंने रेहड़ी पटरियों के जो लोग थे उनके आंदोलन भी उन्होंने वहाँ पर किए हैं।
और आम आदमी पार्टी में वो कई टाइम से और अभी भी बहुत बड़े फेस हैं और जगह जगह जाके वो रैलियां कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ जब से इंडिया गठबंधन बना है तो मिल रहे हैं। तो ये डर तो भाजपाओं को शुरुआत से ही उनको सता रहा है। उनके आप वक्ताओं को सुनेंगे तो एकदम प्रखर और निडर दिखते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं कि संजय जी जिस प्रकार से संसद में अपनी बात को रखते हैं और जिस प्रकार से जो धज्जियां उड़ाते हैं, मोदी अडानी बीच में उठाया गया था, जो उन्होंने मुद्दा उठाते हैं, तो मैं आपको इस बात पे आपने जो बात की है, मोदी अडानी का आप नाम लेके आए हैं, तो आपको बता दूं जब जिसने भी अडानी को टारगेट किया है, जिसने भी जो भी विपक्षी नेता ने अडानी को बोला है, तो मोदी सरकार ने उस पे हमेशा से हमला किया, उसको अवैध रूप से उसकी गिरफ्तारी कराई। कोई भी हो, राहुल गांधी तक भी उलझे हैं इसमें। राहुल गांधी जी ने भी जब अडानी के खिलाफ बोला तो उनको तो सदस्यता से उनको अलग कर दिया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता वापस लेके आई है। अच्छा, ये जो शक के आधार पर गिरफ्तारी होती है, तो इसमें मैं आपका व्यक्तिगत विचार भी जानना चाहूँगा कि शक के आधार पर गिरफ्तारी होना क्या सही माना जाएगा राजनीति में? शक के आधार पर अगर आप गिरफ्तारी करेंगे तो कल के दिन आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, हमको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। इसका कोई जेन्युइन माध्यम तो होना चाहिए कि शक के आधार पर किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्या है, ये तो एक पिछले मैं आपको बता दूं, पिछले 6-7 सालों में जो ईडी ने कार्रवाई की है उसमें से 95% जो कार्रवाई हुई है वो विपक्षी नेताओं पर ही हुई है, और उन नेताओं पर हुई है जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ और अडानी के खिलाफ बोला है। तो जो अडानी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई पूर्णता से होनी है। अच्छा, तो मतलब INDIA का जो गठबंधन बना है, इसमें जितने लोग आए हैं सब निडर लोग हैं। हाँ, सब बिल्कुल लीडर लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सब पार्टियां मिलकर हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और जो NDA में शामिल हुए हैं वो डर के शामिल हुए हैं ED CBI के। बिल्कुल, वो तो ED CBI का जोर लगाते हैं। जो शामिल होगा उनमें उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जो शामिल नहीं होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे सर थोड़ा सा संजय सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, और उन पे जनता की सहानुभूति कहीं न कहीं दिख रही है। कहीं न कहीं हम लोग भी मानते हैं कि राजनीति हमने बहुत देखी है, इतिहास भी हमने देखा है राजनीति का, लेकिन इतनी कठोरतम कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो मैं संजय जी के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता को? देखो, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि संजय जी हो या फिर मनीष सिसोदिया जी, बाकी जो भी निर्दोष रहे हैं शक के आधार पर गिरफ्तारी जिनकी हुई है, मैं धीरे से पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ कि संजय जी को शुरू से इन लोगों ने टारगेट कर रखा था। जब ये संसद चालू हुई तो उनको लग रहा था कि संसद में पक्के से कुछ मणिपुर हिंसा पर ये अपनी बात रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जब संजय जी मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री जी बयान नहीं दे रहे थे, जब वो बेल में गए, सिर्फ बेल में जाने पर किसी सांसद को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते हैं। और आप जब निलंबित करते हैं तो उसके बाद आप जब दोबारा सत्र होता है उससे पहले फिर आप क्या करते हैं कि ये क्या होना कि जो संसदीय कानून है उसमें किसी भी सांसद को आप एक सत्र से ज्यादा निलंबित नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक चाल चली कि उसको प्रिविलेज कमेटी के पास भेज देते हैं कि जब तक प्रिविलेज कमेटी अपना निर्णय नहीं सुनाती तब तक आप सस्पेंड रहेंगे। तो संजय जी तो इनके टारगेट पे शुरुआत से ही थे, और अब जब इन्होंने संजय जी ने जब अडानी के खिलाफ मणिपुर हिंसा पर जब मीडिया में बोलना स्टार्ट किया, अलग अलग जाके अपनी रैलियां स्टार्ट की, तो इन्होंने उनको जाके ईडी भेज दी। और उनके घर मैं बता दूं, पूरे गद्दे छान लिए, पूरी लॉकर खंगार ली, पूरा उनका ऑफिस तितर बितर कर दिया, लेकिन एक सबूत नहीं मिला। और फिर 5 बजे तक उनका सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 10 घंटे पूछताछ भी 10 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन 5 बजे के बाद ईडी के पास फोन आता है और संजय जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि फ़ोन आया, या सूत्रों के हवाले से कैसे जानकारी मिलती है? सब वहाँ पर थे, लोग बाग थे, स्टाफ रहता है, सारी चीज़ है वहाँ पर। अच्छा, अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में संजय जी की भूमिका के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कि उत्तर प्रदेश और बिहार की कमान संजय जी के पास है, तो उत्तर प्रदेश में संजय जी ने काफ़ी संघर्ष किया अभी 2022 के चुनाव में।
तो उनके संघर्ष का काफ़ी असर भी दिखा। अभी नगर पालिका भी चुनाव हाँ, नगर पालिका में भी चुनाव अच्छा हुआ, हम रिजल्ट लोगों ने। आया। तो संजय सिंह जी का क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी को लेकर के, या कार्यकर्ताओं के हिसाब से कैसा विस्तार हो रहा है, कैसे ज़मीन तैयार हो रही है आम आदमी पार्टी की? हम लोगों ने संजय जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश लगातार काम कर रही है। और अभी हम लोगों के 8 प्रांत हैं, सभी लोग उन्हीं के नेतृत्व में लगातार बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, पंचायती चुनाव, उसमें हम लोगों को 40 लाख वोट मिल के आए थे पंचायती चुनाव में। हाँ, 40 लाख वोट मिल के आए थे। जिला पंचायत सदस्य जीते थे, बीडीसी सदस्य जीते थे हम लोगों के, ग्राम प्रधान हम लोगों के जीते थे। उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम लोग उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन जब हम लोग जनता के पास गए तो उन्होंने बोला कि इस बार नहीं, अगली बार हम आपको जरूर मौका देंगे। 27 की। हाँ, हम आपको आगे मौका देंगे, जनता ने बोला। और फिर जब हम नगर पालिका नगर निकाय चुनाव में जब गए तो हम लोगों के 12 नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष चुन के आए हैं। हम लोगों के सैकड़ों की तादाद में वार्ड मेंबर चुन के आए हैं। और हम लोगों के जो महापौर प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं अलग अलग महानगरों में, उनको भी अच्छा खासा वोट मिला है। तो जो जनता ने बोला था कि हम आपको देखेंगे, वो जनता हम पर विश्वास करने लग गई है। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा विस्तार कर रही है और इसमें कार्यकर्ताओं का सबसे अहम रोल होता है। हाँ। तो कार्यकर्ताओं का जो विस्तार चल रहा है, क्या कैसा चल रहा है? देखो, पार्टी की नींव ही देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं। बिना कार्यकर्ताओं के ना नेता होता है ना पार्टी होती है। तो हमारे जितने भी कट्टर कार्यकर्ता हैं वो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। हमारे नेता माननीय श्री संजय सिंह जी के लिए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए वो अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हाँ जी। फिर भी मैं जब चुनाव आता है तो टीवीओं में देखता हूँ तो वहाँ ओटीएच आता है, लेकिन कहीं आम आदमी पार्टी का अलग से नाम लेके क्यों नहीं आता, जबकि वो राष्ट्रीय पार्टी है? आम आदमी पार्टी अभी जैसे कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखे होंगे, तो ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को हाईलाइट न किया जाए? नहीं, देखो, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। अभी गुजरात चुनाव के जैसे बाद कि अभी मैंने देखा हाँ। कि जो चुनाव हुए हैं, छोटे स्तर चुनाव भी हुए, बड़े स्तर हुए, तो जो टीवीओं में दिखाते हैं तो उसमें अलग से लिखा रहेगा बीजेपी, कांग्रेस, सबका। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी उसको ओटीजी के दर्जे में रखते हैं, ओटीएच में। नहीं, तो मैं ये बता रहा हूँ ना कि अभी 5-6 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश जब चुनाव लड़े थे, हम विधानसभा जब राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी आम आदमी पार्टी। अच्छा। गुजरात चुनाव लड़े गुजरात तब भी चुनाव के पार्टी बाद थी, उसके बाद से आई है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन नहीं, के। तो मेरा सवाल थोड़ा एक सोशल मीडिया पे चलता है तो उससे लेकर के तक, क्योंकि सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं हाँ। कि हमारे अलग से आम आदमी पार्टी चुनाव के समय ओटीएच के अंदर क्यों रखा जाता है? वो क्या साजिश है? मीडिया वाले जानबूझ के हाईलाइट ना हो आम आदमी देखो, पार्टी? जो कुछ चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स दिखाते हैं, और जो चैनल कुछ हैं जो जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, तो वो लोग उसको शो नहीं करते हैं। जैसे अभी सर्वे आएगा, उसमें मैं मीडिया को भी ज़्यादा दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि इतना दबाव बनाया हुआ है इन लोगों ने मीडिया पर भी कि वो लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा, न्यूज़ क्लिक पर उन्होंने अभी रिसेंट में ही कार्रवाई की है, उनके पत्रकारों पे छापा मारे, उनके प्रमुख को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और अभिषेक शर्मा जी पर उन्होंने उनका लैपटॉप और कैमरा सब कुछ उठा के ले गए। तो जो इनके खिलाफ बोलेगा उसका लैपटॉप उठा ले जाएंगे, उसको उठा के ले जाएंगे। तो मीडिया पर भी इन्होंने दबाव बना रखा है। चलिए विवेक जैन जी, ये थे राजनीतिक सवाल जो विवेक जैन जी से पूछे गए थे। और विवेक जैन जी, मैं आखिरी में जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर के आम आदमी पार्टी कितनी सक्रिय है और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहती है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अगले बार चुनाव मैदान में आएगी तो क्या क्या खास मुद्दे लेकर के आएगी? मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सक्रिय है। हमारी 75 जिलों में जिला कमेटी बनी हुई है। हम लोगों की अभी ही संगठन निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके तहत हमारा अभी कम से कम 250 से ऊपर विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष उनकी कमेटियां बन चुकी हैं। और ये काम चल ही रहा है। और ये इस अक्टूबर माह में हम लोग पूरे 403 विधानसभाओं में अपनी कमेटी बना देंगे। हम लोग ब्लॉक स्तर पे अपनी अध्यक्ष बना रहे हैं, वो कमेटी बना रहे हैं। हम लोग वार्डों में भी एक अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। और अब हम लोग ग्राम
स्तर पे भी एक अपना अध्यक्ष बनाएंगे और उसकी कमेटी बनाएंगे। तो संगठन निर्माण पे हम लोगों का ये काम निरंतर चल रहा है और ये सब काम हम लोगों की संजय जी के ही दिशा निर्देश पर हम लोग काम अभी कर रहे हैं। और अगर आपने पूछा कि आने वाले समय में आपका क्या उत्तर प्रदेश में रहेगा, क्या स्टैंड होगा, तो हम लोग जैसे दिल्ली के तर्ज पे हम लोग यहाँ पर अपने चुनाव लड़ेंगे। जो हमारी जो योजना है, जो शिक्षा हो गई है, जो हम लोगों का शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया है हम लोगों का, और जो बिजली मूलभूत सुविधाएं, पानी हो गया है, और अच्छे अच्छे रोड्स हो गए हैं, अच्छे अच्छे हम लोगों ने पार्क्स बनाए हैं दिल्ली में, वही आधारभूत सुविधाएं। और जो हम लोग ने अभी आप देखोगे तो हम लोगों ने दिल्ली में हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे और 400 तक हाफ दे रहे हैं हम लोग, वहाँ पर 400 पे हाफ बिल आएगा। और पंजाब में भी हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो हम लोगों का निरंतर बिजली पे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप पंजाब में देखेंगे कि बहुत ही जनता खुश है और बिलों का जीरो आ रहा है। वहाँ भी आप ये सिस्टम लागू कर रहे हैं? जहाँ जहाँ पे हम आम आदमी पार्टी